हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ आरसीसी। तो आज हम स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स यूजिंग एलएसएम मेथड। तो उस डिज़ाइन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सम बेसिक्स अबाउट कॉलम। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉलम होता क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं उसमें, क्या कैटेगराइजेशन कैसे की है हमने उसके कॉलम की, और उन पैरामीटर्स को कैसे हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे फर्दर, तो वो स्टडी करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉलम क्या होता है। कॉलम एक ऐसा वर्टिकल मेंबर है जिसमें कि एक्सियल लोड लगते हैं। ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगते हैं। जैसे ये कॉलम है आपका वर्टिकल मेंबर। ठीक है, उससे पहले हमने स्टडी किया था बीम्स कैसे थे, हॉरिजॉन्टल मेंबर थे। हॉरिजॉन्टल मेंबर में क्या हो रहा था, लोड लग रहा था, उसके कारण बेंडिंग आ रही थी, शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे थे। ठीक है, अब ये जो है ये कॉलम है, कॉलम कैसा वर्टिकल मेंबर है। अब वर्टिकल मेंबर है तो इसमें लोडिंग एक्सियल भी हो सकती है, कोसेंट्रिक भी हो सकती है, या इसेंट्रिक भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके कारण जो भी फेलियर आ रहा है कॉलम में, चाहे वो बकलिंग में आ रहा है, चाहे क्रशिंग में आ रहा है, कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का, वो कैसे आता है हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है आपका कॉलम क्या है। कॉलम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल member that is subjected to axial compressive loads। ठीक है, तो कॉलम क्या है, अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स। ठीक है, अब एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स का मतलब क्या हुआ, अगर ये आपका कॉलम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कॉलम में लोड कैसे लग रहा है, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव कैसे लगा है, इस फेस पे लग रहा है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के फेस पे लग रहा है। ठीक है, ये कोसेंट्रिक भी हो सकता है, इसेंट्रिक भी हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि जो जिस फेस पे ये एक्ट कर रहा है उसके ये सीजी पॉइंट पे भी लाई कर सकता है, या अलॉन्ग द मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस के अलॉन्ग भी लाई कर सकता है, और सेंटर पॉइंट। ठीक है, या तो ये किसी डिस्टेंस पे भी लाई कर सकता है इसके। मान लो ये सेंटर पॉइंट पे ना लाई करते हुए किसी डिस्टेंस ई डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे, इस केस में बोलेंगे इसको कोसेंट्रिक लोडिंग, और इस केस में बोलेंगे इसको इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, ये तो था आपका कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक का कंसेप्ट। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ बेसिक जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो वो क्या क्या है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है, इसकी कुछ मान लो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, कुछ आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है मान लो 4.5 मीटर। ठीक है, मतलब एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर के सीलिंग के सबसे बॉटम फाइबर तक जो हाइट है आपकी 4.5 मीटर है। अब यहाँ से हम अनसपोर्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ का सिंपल सा मतलब है कि जो वो लेंथ किसी वर्टिकल मेंबर की जिसको सपोर्ट ना मिली हो। ठीक है, तो अनसपोर्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे, हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, हम इस 4.5 को विद द डेप्थ ऑफ बीम, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप फाइंड आउट कर रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, मान लो एल एक्स नॉट आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो एल एक्स नॉट में यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, एक बीम मेंबर है। अब बीम मेंबर की कुछ हाइट होगी या डेप्थ होगी, ओवरऑल डेप्थ मान लो वो डी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 4.5 माइनस डी। सिंपल सी बात है, यही आपकी क्या अनसपोर्टेड लेंथ आ गई। ऐसे ही आपकी अगर वाई एक्सिस में वाई एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस है, उसके अगेंस्ट आपने अनसपोर्टेड लेंथ निकालनी है, तो वैसे ही हो जाएगा सेम 4.5
उसके अलॉन्ग जो भी आपकी डेप्थ आएगी, ओवरऑल डेप्थ वाई एक्सिस में, यहाँ पे जो भी बीम बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसे मान लो कोई बीम है, उसकी डेप्थ है नीचे को डी अलॉन्ग वाई और ये डी अलॉन्ग एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप अपने जो बीम की जो आपकी कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ निकाल लेंगे। अब मैं ये अनसपोर्टेड लेंथ निकाल क्यों रहा हूँ? अब हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, क्यों करते हैं? हम स्ट्रक्चर को बेसिकली डिज़ाइन करते हैं उसको प्रिवेंट करना हो, किससे? फेलियर से। अब किसी भी चीज़ को अगर आपने फेलियर से प्रिवेंट करना है तो उस फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए आपको उसके पैरामीटर स्टडी करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो उसी से ही उसी के कारण हम ये जो अनसपोर्टेड लेंथ निकाल रहे हैं। तो इसके अलावा अब इस अनसपोर्टेड लेंथ को निकालनी है हमने। अब उसके बाद क्या है हमारा, अब इस अनसपोर्टेड लेंथ की हेल्प से हम एल इफ़ेक्टिव निकालेंगे। एल इफ़ेक्टिव क्या है? इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम का मतलब है कि वो लेंथ किसी कॉलम की, ये वो लेंथ है। और ये किस पे बेस्ड है? इफ़ेक्टिव लेंथ आपकी जो किसी भी कॉलम की इफ़ेक्टिव लेंथ है, इफ़ेक्टिव लेंथ इज टोटली बेस्ड ऑन द एंड सपोर्ट कंडीशंस। ठीक है, हम आगे स्टडी करेंगे डिफरेंट कंडीशंस है सपोर्ट्स की। मान लो जैसे कॉलम है आपका, ये स्ट्रेट लाइन आपका कॉलम है। अब इसमें डिफरेंट सपोर्ट लगेंगे। डिफरेंट सपोर्ट्स कौन कौन सी है? एक फिक्स होती है, एक हिंज होती है, ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? रोलर। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट सपोर्ट्स लगी होंगी, इसके कारण हर एक कॉलम की जो लेंथ आएगी, इफ़ेक्टिव लेंथ आएगी। इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। अब इफ़ेक्टिव लेंथ है क्या एक्चुअली में? इफ़ेक्टिव लेंथ वो लेंथ है किसी कॉलम की जो कि बकलिंग में टेक पार्ट कर रही है। ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ ऑफ द कॉलम, दैट लेंथ ऑफ column which is taking part in buckling। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि ठीक है, तो एक तो मैंने बोला है कि कैटेगराइजेशन ऑफ द कॉलम, कॉलम की कैटेगराइजेशन भी बेस्ड ऑन इफेक्टिव लेंथ होती है। प्लस कॉलम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिकल मेंबर्स होते हैं आपके स्ट्रक्चरल वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। एक होता है कॉलम, दूसरा होता है पेडेस्ट्रल। ठीक है, पेडेस्ट्रल क्या है? देखिए, हमने अभी इफेक्टिव लेंथ पढ़ा, तो जब जिस केस में मान लो कॉलम का केस है, तो जब एल इफेक्टिव की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये क्या है? कॉलम है। और जब ये एल इफेक्टिव आपकी लेस देन एंड इक्वल टू 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये क्या है? पेडेस्ट्रल है। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं ऊपर से कि हम बेस्ड ऑन इफेक्टिव लेंथ हम कैसे कॉलम को फर्दर कैटेगराइज करेंगे, देखते हैं हम। ठीक है, देखो, एक फैक्टर है या एक पैरामीटर है, उसका नाम है सिलेंडरनेस
रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो है क्या वैसे? स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन और रेडियस ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए आपकी क्या है, ये लेंथ जो थी आपकी डी मानी हमने, ये लेंथ जो हमारी बी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन फॉर एस आर स्लेंडरनेस रेशो, इफ आपकी मेजर एक्सिस जो है इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये आपकी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा की वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगी, एल ई एक्स अपॉन लीस्ट लेटर डायमेंशन आ जाएगी आपकी डी, ठीक है। अब अगर आपके पास फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी है, एंड आपको हम बोल दिया है एडजॉइनिंग जो आपके बीम्स का डेप्थ है वो भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एल नॉट निकाल सकते हैं। फिर एल नॉट को यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, एल इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल इफेक्टिव की वैल्यू निकलेगी बेस्ड ऑन, ये कोई कांस्टेंट है जो कि बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से हम, अगर मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है तब तो ऐसा निकलेगा, अगर माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस और मेजर एक्सिस आपकी वाई वाई है तो आपका एल ई वाई अपॉन बी, ठीक है। तो उसके अलॉन्ग आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका ये निकलेगा स्लेंडरनेस रेशियो, और आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये निकलेगा, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो यही सारे कंसेप्ट हैं जो हम यूज़ करेंगे फर्दर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब उसके अलावा हमारे पास इफेक्टिव लेंथ के पैरामीटर्स हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा आपको, इसी के साथ मैं एक आगे वीडियो जोड़ दूंगा सेकंड लेक्चर ऑफ कॉलम में, जिसमें मैं आपको इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस के लिए, तो वो सारा ही चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले देखते हैं हम स्टेप्स टू डिज़ाइन अ एक्सियली लोडेड कॉलम यूजिंग LSM मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा टू चेक दैट वेदर द कॉलम इज़ लॉन्ग और शॉर्ट। अब लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट रह गया था हमारा, ठीक है। ये तो था हमारा कि स्लेंडरनेस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट इन केस अब ये देखिए, जब आपकी लैम्डा की वैल्यू लेस देन 12 है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, जब आपकी लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 12 है इसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम, ठीक है। इसके अलावा एक इंटरमीडिएट कॉलम होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम, जो कि जिसमें कि कौन सा फेलियर होता है, जैसे शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम में कौन सा फेलियर होता है, क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम्स अंडरगो क्रशिंग, लॉन्ग कॉलम्स अंडरगो बकलिंग एंड इंटरमीडिएट जो कॉलम बताया मैंने अभी आपको लिखा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कॉलम, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्रशिंग प्लस बकलिंग, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके कॉलम को कैटेगराइज करने के लिए, लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ये वाली जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है, ये भी एक्स एक्सिस में हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब
हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू डिज़ाइन एंड एक्चुअली लोडेड कॉलम यूजिंग LSM मेथड। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप ए जो है हमारा वो क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट हमें जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि हमारा कॉलम जो है इधर आर कॉलम इज़ शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो अब हमने सिलेंडरनेस रेशियोज़ की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो निकालनी पड़ेंगी। बट उसके लिए अगर आपको जैसे मान लो कई बार नहीं दी होती हैं वैल्यूज़, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ मैंने बता दिया था कि एडजॉइनिंग जो बीम्स हैं आपके किसी भी कॉलम के साथ, जैसे मान लो इस लाइन में हमारे पास दो बीम जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसकी इस बीम की डेप्थ अलग है, इस बीम की डेप्थ अलग है, तो हमारी जो ओवरऑल फ्लोर टू फ्लोर डेप्थ होगी उसको माइनस कर देंगे हम इस बीम की डेप्थ के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ आ जाएगी। अब बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना हम किसी भी कॉलम को जो डिज़ाइन करते हैं वो मिनिमम इंसेंट्रिसिटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि हमें चेक करना पड़ेगा मिनिमम इंसेंट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो मिनिमम इंसेंट्रिसिटी के लिए कैसे चेक कर, तो ई मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, ई मिनिमम हम निकालेंगे कैसे, एक फॉर्मूला है L/200 प्लस बी और डी अपॉन 20। अब ये ई मिनिमम आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो ई मिनिमम है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हो एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो वाई हमने सेक्शन लिया हो या एक्स एक्स सेक्शन लिया हो उसके अलग अलग हैं। ठीक है, तो जहाँ जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स नॉट आ जाएगा, और जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो वाई नॉट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लीस्ट लिटिल डायमेंशन कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो मैंने क्या बोला था कि आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स नॉट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और बी एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगी आपकी, बी एक्सिस किसके अलॉन्ग आएगी, वाई नॉट की। ठीक है, अब या तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, या तो अगर ये 20 से कम आ रही है तो ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। मतलब इन दो वैल्यूज़ में मान लो x और ये 20 है, अगर ये x 20 से ज़्यादा है तब तो ये कंसिडर कर लेंगे। अगर ये 20 से कम है, इफ़ x इज़ लेस देन 20, ठीक है, तो हम नीचे वाली 20 mm जो वैल्यू है ये कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, बट इसके लिए फिर हम चेक करेंगे, ये तो हमारी आई है ई मिनिमम की वैल्यू। अब इसको चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक लगाना है ई मिनिमम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0.05 इंटू डी। ठीक है, और हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाना है तो ई मिनिमम वाई वाई इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू बी। ठीक है, अब ये जो ई मिनिमम की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ई मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट की है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए किससे, जो अभी हमारा ये 0.05 करके आएगी। ठीक है, अगर ये कम हो रही है तो ओके है, ठीक है, नहीं हो रही है तो हमें चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा, इसके बाद क्या स्टेप थर्ड होगा हमारा। स्टेप थर्ड क्या है, कुछ नहीं है, एक्चुअल लोड कैलकुलेशन करना है हमने कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअल लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्चुअल लोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है PU इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। अब यहाँ पे है क्या ये, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 0.45 इंटू FCK, FCK क्या है आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, AC क्या है आपका एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया CS, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा वहाँ से, जब हम ये मान लो आपका कॉलम है, ठीक है, इसमें से इस एरिया को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है फॉर्मूले में प्लस 0.67 FY इंटू ASC तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये आपका ग्रेड ऑफ स्टील आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जब आपका
ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब आपका इसेंट्रिक लोडिंग हो उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है। इन केस अगर आपका कॉन्सेंट्रिक लोडिंग है, कॉन्सेंट्रिक लोडिंग मतलब जो आपका लोड लग रहा है वो एग्जैक्ट इस सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों एक्सेस का यहाँ पे लग रहा है ये पी यू, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये जस्ट यहाँ पे लग रहा है, तो इसको बोल दिया कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो उस केस में पी यू का जो फॉर्मूला है आपका एक्सियल लोड का फॉर्मूला 0.45 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.7 एफ वाई इंटू ए एस सी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है फॉर्मूले में 0.75 का, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी ए एस सी की वैल्यू, अगर मान लो कई बार क्वेश्चन में होता है कि ये वैल्यूज़ गिवन है, हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से जब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी स्टील की कितनी है। अब परसेंटेज निकालनी है स्टील की, तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 100, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करनी चाहिए, 0.80% से लेकर 4% तक लाई करनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपकी 0.8%, उसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू व्हेन बार्स आर लैप्ड, मतलब बार जब एक बार दूसरी बार के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दी है तो उस केस में तो 4% है। और जब आपकी बार्स जो हैं, जब आपकी बार्स ओवरलैप्ड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो ये एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेशन की वैल्यू है वो 6% पहुंच जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, यूजिंग एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ़ टाइज कैसे लगाएंगे, क्या स्पेसिंग होगी उनकी, और टाइज का डायमीटर कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब मेन बार का मिनिमम डायमीटर यहाँ पे लिखा होता है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब पहले तो रेक्टेंगुलर अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो उसमें 4 मेन बार्स लगेंगी कॉलम में, और अगर आपका सर्कुलर है तो 6 बार्स आपकी कैसे लगेंगी, मेन बार, 6 मेन बार, ठीक है। और इनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm, ठीक है। मेन बार्स का मिनिमम डायमीटर आपका 12 mm होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आपका कॉलम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो मिनिमम इन्होंने आईएस कोड की प्रोविजन ने बोला कि 12 mm रखनी है। अब लेटरल टाइज का डायमीटर कितना होना चाहिए मिनिमम, वो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन फार्मूलाज आपका क्या है, डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज डिसाइड करते हो आप। जो आपका 5 मेन, मतलब मेन बार का डायमीटर होगा उसको जब डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो उससे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, और मान लो अगर वो वैल्यू आ रही है 8 mm, ठीक है, तो बोलने का मतलब आपने मेन बार में कितनी की mm की वैल्यू mm की बार यूज़ की है 32 mm, 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में 8 और 6 में जो वैल्यू बड़ी होगी हम उसी का ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे लेटरल टाई, उसी डायमीटर का क्या लेटरल टाई यूज़ करेंगे। अब उन लेटरल टाइज के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अब लेटरल टाइज होती क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखो, ये लेटरल टाइज क्या होती हैं, ये जो मेन बार्स होती हैं आपकी, ये जो मेन बार्स होंगी आपकी, ठीक है, जो आपके जो अपने बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए मेन बार्स अलॉट की होंगी किसी कॉलम को, तो उन मेन बार्स को जब आपने कंक्रीट फिल नहीं किया है तो कन्फाइन करके रखना पड़ता है। कन्फाइन करके रखने का मतलब है कि जोड़ के रखना पड़ता है या रोक के रखना पड़ता है किसी पोजीशन पे, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर रोकना है आपने तो आपको एक लेटरल आपको टाइज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इन लेटरल टाइज को या इस रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं टाइज। और बीम के केस में जब आप इस लेंथ के अलॉन्ग जब आप किसी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को रोकते हो तो उसको बोलते हैं, या मेन बार को रोकते हो तो उसको बोलते हैं स्टिरअप्स, ठीक है। तो अब इन टाइज के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड करता है आपका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है,
ये वाले 3 फॉर्मूले हैं, या तो वो किसके बराबर होना चाहिए, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या तो 16 × 5 मिनिमम, जो आपकी मेन बार में सबसे कम डायमीटर जो आपने यूज़ किया उसका प्रोडक्ट होना चाहिए 16 से, या तो 300 मिनिमम आपका। इनमें से तीनों वैल्यूज़ में से जो सी मिनिमम है वो हम स्पेसिंग में यूज़ कर लेंगे। आपकी स्पेसिंग जो है वो 300 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है और कैसे हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।